नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में पुनः आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों अब हम लेकर आ चुके हैं 3 अप्रैल 2023 का नेशनल और इंटरनेशनल जो इश्यू हैं, जो आपके करंट अफेयर में जिस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कल जो आपके सरकारी वेबसाइट पर या किसी तरह जो अच्छे न्यूज़पेपर हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, उनमें चर्चा में रहे हैं। मतलब आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस उसमें जो चर्चा में रहे हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो मेरे भाई बहनों, ये आपका जो वीडियो वो आपके आरएएस मेंस और यूपीएससी मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको ध्यान से सुनो, फिर इसकी पीडीएफ जाके पढ़ो। सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ना, कॉपियाँ मत भरना, ठीक है। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका आईएएस आरएएस विद आरजे, ठीक है ना, विद आरजे। इस चैनल को जाके आप ज्वाइन कर लो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी एज इट इज हैंड रिटन, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो बिना इधर उधर की बातें किए हम आते हैं सीधा आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पे, ठीक है। तो हमारा जो पहला जो न्यूज आर्टिकल डिस्कशन है वो है आपका आरएलवी को लेकर। आरएलवी का मतलब है आपका रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल जिसका हम पुनः 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 इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो दोस्तों क्या है इसमें, देखो पहले मैं आता हूँ पहले क्या होता था और अब जो इसरो है हमारा वो किस चीज़ का अभ्यास कर रहा है, किस चीज़ के लिए परीक्षण कर रहा है, उस बात को बता देता हूँ मैं। तो पहले जैसे हमको सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ है, छोटी सी है, ठीक है ना, छोटी सी ही है अर्थ। अगर ब्रह्मांड को देखो तो इसमें थोड़ी चौकोर बन गई है, अंडाकार है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसके ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट छोड़ने के लिए जाते थे, तो जैसे सैटेलाइट हमने छोड़ा, ये सैटेलाइट छोड़ दिया इधर, तो सैटेलाइट को छोड़ने के बाद जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल होता था वो सीधा वहाँ से आता था नीचे और समंदर में हमको गिराना पड़ता था किसी न किसी। हमारे पास उसको रीयूज करने के लिए मतलब कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। मतलब सीधी सीधी बात है, एक बार लेके जाओ, यूज एंड थ्रो, इस तरह के थे। मतलब हर बार सैटेलाइट लेके जाओ और एक लॉन्चिंग व्हीकल को थ्रो कर दो, ये स्थिति थी। तो बताओ आपको खर्चा कितना रहता होगा मेरे भाई बहन। अब जो इसरो अब क्या कर रहा है कि जैसे अब हम क्या करेंगे, हमने एक लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, ये देखो इस तरह से, ये लॉन्चिंग व्हीकल बनाया, ठीक है, ये रहा। इसके अंदर विंग्स रहेंगी ऐसे, ठीक है। इसके अंदर नीचे जो लगेंगे, जो ईंधन वगैरह के पेलोड वगैरह होते हैं, वो ईंधन वगैरह के वो जो होते हैं वो लगेंगे, ठीक है। ये तो हट ही जाते हैं रास्ते में आपके, जब सैटेलाइट जो है अपनी ऑर्बिट में पहुंचता है उससे पहले ही हट जाते हैं ये तो। अब ये क्या करेगा, ऑर्बिट में जाएगा, यहाँ सैटेलाइट को छोड़ेगा और जैसे एरोप्लेन आपका ज़मीन पर लैंड होता है ना, ऐसे आके ऐसे लैंड हो जाता है, ऐसे ही लैंड हो जाया करेगा। इसमें फिर से सैटेलाइट रखो, फिर से ईंधन लगाओ पीछे और फिर से भेज दो। मतलब ये है कि हम इसका रीयूज कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हम व्हीकल बनाने वाले हैं उसको बोलेंगे रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ टेक्निकल बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक। अब देखो आप, सबसे पहले चर्चा में क्यों है भैया चर्चा में, क्योंकि इसरो के द्वारा आरएलवी का तकनीकी डिमॉन्स्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। हमने टेक्नोलॉजिकल किया है कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी। हालांकि जो हमने लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया है वो प्रोटोटाइप है, वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल अगर भी मान लो कि ये जो अपन कर रहे हैं अगर वो सफल नहीं हो पाता तो अपना तो ओरिजिनल लॉन्चिंग व्हीकल ही चला जाता, ठीक है। तो ये प्रोटोटाइप है जिसका हमने सफलतापूर्वक किया है, ठीक है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है उसको जान लेते हैं। यह 2 स्टेज 2 ऑर्बिट प्रक्षेपण हेतु पुनर्योज्य का मतलब होता है दोबारा यूज करने वाला लॉन्च वाहन, लॉन्चिंग व्हीकल का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का हमने इस्तेमाल किया है किस चीज़ में, परीक्षण करने में, ठीक। अब ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है प्रीलिम्स के लिए, ये जो फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए आ जाता है। देखो दोस्तों, जो मेरे भैया बहन प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आरएएस आईएएस किसी भी पीसीएस में आप प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड होती है और जो बच्चे इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। बाकी हम लोग या कोई भी लोग बस तैयारी ही करते हैं, कभी प्रीलिम्स की करते हैं तो कभी मेंस की करते हैं। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं। इसलिए आप लोग भी इंटीग्रेटेड तैयारी करना सीखो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो पहली उड़ान है वो 23 मई 2016 को की गई थी। कब करी? 23 मई 2016 को। इस वाले फैक्ट को आपसे कोई भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा,
एग्जाम में पूछने लायक जो फैक्ट है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। इसकी कहाँ से गई थी? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकते हैं कि आरएलवी की पहली प्रोटोटाइप की जो लॉन्चिंग है वो कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यह किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर रनवे पर उतरकर पुनः पृथ्वी पर आ सकता है। मतलब जैसे प्लेन उतरता है ना आपका, अर्थ की ऑर्बिट में आएगा, पहले ये अंदर आके अंदर और पास आएगा और एक प्लेन होता है ना, धरती का एक चक्कर मार के एक प्लेन की तरह उतर जाएगा। ठीक, इसरो ने इस मिशन में संचालित उड़ान, मतलब गाइडेड, जो अपन गाइड करते हैं ना भाई, उसके अंदर कोई बंदा तो बैठा नहीं होगा, उसकी जगह उसके कॉकपिट में पायलट तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इसकी गाइडेड होंगी, संचालित उड़ानें होंगी, बाहर से अपन गाइड कर रहे होंगे और जो उड़ान है वो उसकी चल रही होगी। हाइपरसोनिक स्पीड तक किसी भी व्हीकल को लेकर जाना, फिर उसको कंट्रोल करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो अपन हाइपरसोनिक स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, उस चीज़ के बारे में। और एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन का उपयोग करके जो स्वतंत्र लैंडिंग होगी अपनी, उसके बारे में हमने यहाँ पर जांच की थी। किस किस चीज़ के बारे में जांच की थी भैया? संचालित उड़ानें, मतलब गाइडेड उड़ानें, हाइपरसोनिक स्पीड और एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन का उपयोग करके अपन क्या करेंगे, इसकी स्वतंत्र लैंडिंग करवाने में सफल हो पाए हैं। ठीक है, अब कौन कौन से संस्थान है जिन्होंने इसरो की इसमें हेल्प की थी? तो दोस्तों इसकी हेल्प करने वाले संस्थान, पहला है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। कौन सी? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। दूसरी आपकी CIM टेक्नोलॉजी हैदराबाद और तीसरी आपकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इन तीनों संस्थानों का इसमें योगदान रहा है। इसके जो परीक्षण किया है इसरो ने, उसमें इन तीनों संस्थानों ने इसरो का इसमें हेल्प किया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे। तो दोस्तों इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसा नहीं है कि इसरो पहली बार लेकर आ रहा है। मतलब स्पेस एक्स ये तो प्राइवेट कंपनी है, ब्लू ओरियन ये भी प्राइवेट कंपनी है। तो इस तरह की प्राइवेट कंपनियों के पास भी अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को रीयूज करने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। इसीलिए आप देखोगे स्पेस एक्स बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसके पास अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग जो व्हीकल होता है उसको वो रीयूज करता है। और हम लोग तेरा तुझको अर्पण कर देते हैं, सैटेलाइट के साथ जा, उसी के साथ रह जा, उसके बिना तू मर जाएगा, तो आके मर जाता है समंदर में। ठीक है, तो दोस्तों इस तकनीक के सफलतापूर्वक हम जब यूज करने लग जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसरो की जो उपग्रहों के प्रक्षेपण की लागत है उसमें बहुत कमी आएगी और हम नए R&D की तरफ जा सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा बचेगा जिसको हम पुनः लगा सकते हैं दूसरे कामों में। ठीक, अब चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये आपके जो बच्चे UPSC का एग्जाम देने जा रहे हैं 99% उनको वहाँ मिलने का पूरे चांस है। मैं तो 99 100% कह रहा हूँ वहाँ मिल सकता है, क्योंकि इसके अंदर दो बहुत अच्छे फैक्ट आए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वैसे भी ये वाला जो टॉपिक रहता है UPSC का फेवरेट रहता है। ठीक, देखो दोस्तों ये चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर जो फर होते हैं ना, फर की कई प्रजातियों को लगाकर एक फर्नेरियम बनाया गया है। क्या आगे में फर्नेरियम बनाया गया है। यहाँ पर फर्नेरियम का मतलब है एक स्पेस कर दिया, यहाँ पर चारों तरफ से इसकी बाउंड्री कर दी, ठीक है, और इसके अंदर फर लगा दिया चारों तरफ। बस फर की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाएंगी इस एरिया में पूरे में, फर की अलग अलग। ये क्या हो गया, फर्नेरियम हो गया, फर्नेरियम। ठीक है, और यहाँ पानी भर दिया जाता तो एक्वेरियम हो जाता है। इस तरह की पीछे रियम लगा दो बस। ठीक है, तो फर्न चारों तरफ, इसमें इसके चारों तरफ रियम कर दिया तो जो हो गया फर्नेरियम हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनेगा, उसके बारे में आप चर्चा कर लें। मैं आपके साथ चर्चा कर देता हूँ उसकी। तो इसकी स्थिति है, अवस्थिति कहाँ है, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है आपका इडुक्की जिला, केरल के अंदर इसकी अवस्थिति है। इडुक्की जिला जो है केरल का, उसके अंदर ये नेशनल पार्क है, वो क्या है, स्थित है। ठीक है, 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। वैसे इसको नहीं पूछते हैं जनरली, बहुत रेयरेस्ट एंड द रेयरेस्ट केस में आपसे पूछ भी लें तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप सारे के सारे जो नेशनल पार्क हैं, सारी की सारी सेंचुरीज हैं, उनके बारे में उनकी डेट याद रख पाओगे, सन याद रख पाओगे। तो दोस्तों सन याद करने के चक्कर में ना पड़े, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो डिमांड करते हैं, तो इसीलिए हमें तो अपने नोट्स में डालना पड़ता है ना भाई। ठीक है, और जो सिंसियर स्टूडेंट है वो भले ही इसकी जो इसकी सन है उसको याद नहीं करें। ठीक, देखो दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गया है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, यह नीलकुरिंजी
इसको याद रख लो और लिख लो कहीं पे भी, वैसे तो है पीडीएफ में, लेकिन अपने दिमाग के अंदर छाप लो नीलकुरिंजी को। नीलकुरिंजी क्या है? ये फूल है नीलकुरिंजी के, या नीलकुरिंजी के फूलों के लिए भी जाना जाता है, जो 12 वर्ष में एक बार खिलते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है 12 वर्ष में तो कुंभ भी होता है, इसका मतलब उसको भी रट लें। नहीं भैया, यह पुष्प 12 वर्षों बाद पिछले वर्ष 2022 में ही खिले हैं, यूपीएससी का एग्जाम होने के बाद। तो इस बार के यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे आरएएस आईएएस की कंबाइंड तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको बढ़िया से रट लें। ठीक, इसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की आपकी सबसे ऊंची चोटी एनामुड़ी, एनामुड़ी कौन सी? एनामुड़ी। आपसे दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं इसको कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? वो पूछ लेगा आपसे। क्या पूछ लेगा? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, या दूसरी कोई रेंज का नाम दे देगा। ठीक, तो कहाँ है ये? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है, पश्चिमी घाट। और एनामुड़ी, उस चोटी का नाम क्या है? एनामुड़ी। एनामुड़ी का मतलब होता है हाथी की गर्दन के जैसी, या हाथी के सिर के जैसी, हाथी की मुंडी के जैसी। ठीक है, वो इसी तरह की आकृति होने के कारण उसका नाम एनामुड़ी पड़ा है। ठीक, इसकी ऊंचाई है आपकी 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर। ठीक, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पाई जाती है, एक नहीं दो। एक तो है नीलगिरी ताहर, ठीक, इसके अलावा पाया जाता है गौर, इसके अलावा पाया जाता है स्लॉथफियर, इसके बाद पाया जाता है नीलगिरी लंगूर और जाइंट गिलहरी। तो आपसे जो पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं नीलगिरी ताहर और जाइंट गिलहरी के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। नीलगिरी ताहर अभी महीने 2 महीने पहले रिसेंटली, जब मैंने आपके लिए करंट अफेयर बनाना शुरू नहीं किया था, तब काफ़ी चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि इसके ISBN के जो स्टेटस है उसको देखकर फिर भी लोग इसके शिकार कर रहे हैं। वैसे नीलगिरी ताहर, ताहर का मतलब होता है आपका बकरा, बड़ा जो जंगली बकरे होते हैं उनको ताहर बोलते हैं, बस ये है। ठीक, अब नीलगिरी ताहर के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। तो नीलगिरी ताहर क्या है? यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साहब? पश्चिमी घाट में। अब पश्चिमी घाट में पाया जाता है तो आप देख लो पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है। गुजरात से शुरू होकर तमिलनाडु तक जाता है, जहाँ पर नीलगिरी की रेंज होती है, वही पश्चिमी और पूर्वी घाट की मिलन स्थली है। ठीक, स्टैटिक को जहाँ मिल जाए रट के फेंक दो। स्टैटिक का कोई भी फैक्ट आपके बाहर नहीं जाना चाहिए। करंट अफेयर कहीं देखो, उससे संबंधित जो स्टैटिक है तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाइयों बहनों। ठीक, यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट के कौन कौन से राज्य पश्चिमी घाट में आते हैं? अब मैंने आपको बता दिया, गुजरात से लेकर नीलगिरी तक। अब आप बीच में कौन कौन से राज्य हैं आप उनको भैया एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है, इसका IUCN का जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। IUCN कह रहा है ये बहुत डेंजर में, संभाला नहीं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा। ठीक, यह तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। क्या है? राज्य पशु। आप एक चीज़ देखिए, चाहे राजस्थान का राज्य पक्षी हो, चाहे भारत का राज्य पक्षी हो, चाहे भारत का राज्य राष्ट्र पशु हो, मतलब सबकी स्थिति इतनी खराब है कि सीमा नहीं। गोणावट 40 से 50 बचे हैं, वो जाने वाले हैं, मुझे लग रहा है वो ख़त्म ही हो जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बचा सकता। यही तमिलनाडु के साथ में नीलगिरी ताहर ऐसा लग रहा है जैसे कि अब एंडेंजर्ड तो पहुंच गया। ये कुछ समय पहले वल्नरेबल में था, जो एंडेंजर्ड में पहुंच गया। ठीक, अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा कौन कौन से IUCN के स्टेटस होते हैं, उनसे आपको अच्छा लगेगा। और एक बार आपकी समझ में आ गया ना IUCN कौन कौन से स्टेटस देता है, क्या क्या नाम रखता है, वल्नरेबल कौन होता है, एंडेंजर्ड कौन होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन होता है, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड कौन होता है, एक्सटिंक्ट कौन होता है, तो आपको बड़ा मतलब समझने में दिक्कत नहीं आया करेगी। जैसे ही आप कोई नाम लेगा आपके सामने वल्नरेबल, तो आपकी समझ में धड़ाक से आया करेगा भैया ठीक है वल्नरेबल का मतलब ये है। ठीक, अब इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं अपन नीलगिरी ताहर का। तो नीलगिरी ताहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नीलगिरी ट्रागस हाइलोसिरस। नीलगिरी ट्रागस और हाइलोसिरस, इसको भी नाम याद रख लेना भैया। ये नाम जो होते हैं वैज्ञानिक वो होते तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक टंग ट्विस्टर की तरह काम करते हैं। तो मेरे भैया दिमाग में इनको थोड़ा एक बार रट लेना, लिख लेना। ठीक है भाइयों ना, अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। तो देखो दोस्तों, कल ही नेवी के एक उप प्रमुख हैं, वो बनाए गए हैं नए, उनका नाम है संजय जसजीत सिंह। ये आपसे पर्सन इन न्यूज़ में प्रीलिम्स में 1 नंबर में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी जब चर्चा में था, द हिंदू पे सामने ही था, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि भैया ये भी आप एक बार देख लो। ठीक, अब भारत में पर्यटन है उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले आपको राजस्थान के पर्यटन और पर्यटन नीति के बारे में बताया था।
तो दोस्तों पर्यटन बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए। अब आप बोलोगे सर कैसे, आप तो सभी चीज़ों की बोलते हो, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कैसे। दोस्तों कोरोना के बाद में भारत का पर्यटन जो कोरोना था उस बीच में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, लगभग ख़त्म ही हो गया, सारे देशों का पर्यटन ख़त्म ही हो गया। श्रीलंका की आज ये स्थिति नहीं होती अगर कोरोना नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं पर्यटन से उससे सर्वाइव करता ही रहता, क्योंकि जो पर्यटन क्षेत्र है वो श्रीलंका का बहुत बड़ा है, पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं भारत में पर्यटन की। और भारत में पर्यटन और राजस्थान में पर्यटन के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसको आप जाके एक बार रिवीजन कर लेना। दोनों ही आपसे ये RAS मेंस और IAS मेंस, UPSC RPSC दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा 5-7 नंबर में, कर लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं करोगे तो दीवार गिनना, छतें गिनना। अब छत पे तो सिल्लियाँ भी नहीं रखते जो आप गिनते रहोगे, RCC की गिट्टियाँ दिखती नहीं है, क्या गिनोगे। चर्चा में क्यों है दोस्तों, यह सिलीगुड़ी में आयोजित G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। किसकी? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप, G20 का ग्रुप है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। कहाँ आयोजित हुआ है इसकी मीटिंग? सिलीगुड़ी के अंदर। जिसमें भारत के जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने पर्यटन उद्योग को 2047 तक लगभग $1 ट्रिलियन तक ले जाने की बात रखी है। इतने का लक्ष्य रख दिया है कि भैया 2047 तक हम भारत के पर्यटन उद्योग को $1 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। ठीक, अब इन्होंने ये बात अपने घर नहीं बोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली, ये बात बोली है G20 के मंच पे, तो आपके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम भारत के पर्यटन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक, तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ये एक संस्था है जो पर्यटन की रिपोर्ट निकालती है कि कौन सा देश पर्यटन में कौन से स्थान पर रहा विश्व में। ठीक, तो वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार GDP के आधार पर भारत पर्यटन में विश्व में 10वें स्थान पर रहा। मतलब कितने GDP में कितना योगदान है पर्यटन का, उसके आधार पर ये पता लगाती है कौन से स्थान पर रहा है भारत, कौन से पर रहा अमेरिका, कौन से रहा पर ब्रिटेन। तो भारत जो है वो GDP के आधार पर पर्यटन उद्योग में विश्व में 10वें नंबर पर रहा है। ठीक, 2019 की बात करें तो GDP में, कोरोना के आने से पहले GDP में 6.8% का योगदान था, लगभग 7% का योगदान था GDP के अंदर पर्यटन क्षेत्र का। ये छोटा मोटा नहीं होता, हर 100 में से 7 रुपये आ रहे थे पर्यटन उद्योग से। ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। केवल ये पैसा ही नहीं देता है, ये देता है रोजगार। 39 मिलियन लोगों को इसमें रोजगार देता है। और ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि 2029 तक ये आंकड़ा 53 मिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब 53 मिलियन लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन से खाएंगे, पर्यटन से रोजगार प्राप्त होगा इनको। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और भारत के अंदर बेरोजगारी तो वैसे ही भर रही है, बढ़ रही है। तो जो लोग कम से कम इस उद्योग में लगे हैं वो तो कम से कम बेरोजगार ना हो, उनको तो और ज़्यादा रोजगार मिल जाए। ठीक है, अब पर्यटन क्षेत्र का महत्व बताते हैं कि राज्य के हिंदुस्तान में पर्यटन क्षेत्र का महत्व क्या है। तो दोस्तों ये सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देता है। सेवा क्षेत्र को देता है सर, कैसे देता है? देखो भाई, कोई बंदा आएगा एयरलाइंस में आएगा, प्लेन का या फिर ट्रेन से आएगा, संचार का साधन, या बस से आएगा, गाड़ी से आएगा, संचार के साधन बढ़ेंगे। जिस रास्ते में आएगा उसमें खर्चा वर्चा करते आएगा, तो उस रास्ते में जो लोग होंगे उनको रोज़गार मिलेगा। ठीक है, होटल में रुकेगा, होटल वालों को रोज़गार मिलेगा। और पानी वालों को मिलेगा, जो उसके आसपास जो पर्यटन क्षेत्र है आपका, उसके आसपास जो लोग असंगठित क्षेत्र के लोग जो काम करते हैं, रेडी वाले, ठेले वाले, उनको रोजगार मिलेगा। तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसीलिए सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देता है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करता है। विदेशी मुद्रा भंडार में भैया विदेशों से आएंगे लोग तो विदेश की मुद्रा करेंसी लेके आएंगे। ठीक है, देखो कोरोना काल में जब पर्यटक नहीं आ रहे थे, कोरोना काल में जब पर्यटन उद्योग हमारा ठप हो गया था, तो उस समय पर भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, वो 7% घट गया था। मतलब देखो कितना बड़ा लॉस हुआ था भारत को जब विदेशी पर्यटक नहीं आ रहे थे। मतलब भारत के जो हम बोलते हैं ना विदेशी मुद्रा भंडार में हम चौथे नंबर पे हैं रिजर्व में, तीसरे नंबर पे हैं रिजर्व में, इस तरह की जो हम बातें करते हैं ना, तो वो सारी बातें धरी रह जाती हैं अगर पर्यटन उद्योग खत्म हो जाता है तो। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों पर्यटन उद्योग से और क्या हमें सहूलियत मिलती है? ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करते हैं हम। वैसे तो हम भाई अब क्या बताएं, कुछ नहीं करते, घर के बर्तन पड़े हों तो उनमें मम्मी की मदद नहीं करवाते। लेकिन यहाँ क्या है, ऐतिहासिक धरोहर हमारे जो है ना खंडर हो गए होते अब तक। अब यदि पर्यटन उद्योग इतना बड़ा नहीं होता, हमें पर्यटन से कुछ नहीं मिल रहा होता, तो
पर्यटक आते हैं तो हम वहाँ से कमाते खाते हैं, तो उनका परिरक्षण करते हैं। इससे जो हमारी जो प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर है उसका परिरक्षण किया जा रहा है, उसका परिरक्षण हो रहा है। ठीक है। अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास होता है। मतलब अवसंरचनात्मक ढांचे का मतलब ये है कि हमारे जो वहाँ पे सड़कें होती हैं, दूरसंचार होता है, सुरक्षा होती है, इस तरह की चीज़ों का हम क्या करते हैं, जहाँ पर पर्यटन उद्योग विकसित होता है उन चीज़ों का विकास करते हैं, और या विकास करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश तो कर ही देते हैं। अब दोस्तों ये तो देख लिया हमने पर्यटन क्षेत्र का भारत में महत्व क्या है। अब हम देख लेते हैं कि पर्यटन क्षेत्र भारत इतना बड़ा होने के बावजूद भी उस अनुपात में उतना बड़ा नहीं है। ठीक है। तो उसकी चुनौतियां हैं कुछ, जैसे अवसंरचना का अभाव है, कमज़ोर सड़क ढांचा है हमारा। हम प्रमुख हाईवे के अलावा अगर जाएं तो सच में बहुत स्थिति खराब है। कई गांव, कई कई गांव, कई ढाणियाँ ऐसी हैं जहाँ तक अभी तक सड़क, पीने का पानी, ये चीज़ पहुँच ही नहीं पाई है। ठीक है। पानी की दिक्कत है, आवास की दिक्कत है। कोई पर्यटक कहीं निकल गया घूमने के लिए ग्रामीण परिवेश में उधर, तो उसके रुकने की व्यवस्था नहीं है, वो रुके तो रुके कहाँ। ठीक है। दूर संचार का अभाव है, शहर से इधर उधर जाते ही आपके नेटवर्क आना बंद हो जाते हैं, आपके कनेक्टिविटी के साधन खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को क्या करना है, हमें अवसंरचना का विकास करना है अगर भारत में हमें पर्यटन उद्योग को बढ़ाना है तो। ठीक। दूसरी, सुरक्षा, ये बड़ी समस्या है भैया। ट्रेन के सहारे लोग लाठियाँ लेके बैठे रहते हैं भैया। गेट पर खड़े तो हो जाओ, डंडा मारा, मोबाइल के साथ में बंदा नीचे, उनको मतलब नहीं है बंदा मरा कि नहीं मरा, उनको दिक्कत है कि मोबाइल तो ना टूट गया, मोबाइल लेके गायब। ये स्थिति है भारत की बहुत सारी जगहों पर। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। अगला देखते हैं हम, कुशल मैन पावर का अभाव। मतलब कि कोई बंदा उस तरह से ट्रेंड ही नहीं है कि किस तरह से अगर कोई पर्यटक आया तो उसको ट्रीट कैसे करना है। अपने क्षेत्र का वो धनी नहीं है, अपने क्षेत्र का ज्ञाता ही नहीं है। ठीक है। तो कुशल मैन पावर का अभाव तो भारत में हर एक क्षेत्र के अंदर है। ठीक। तो हमें कौशल विकास योजना में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगला देखते हैं हम, अगला किस तरह से दोस्तों, अगला हमारा न्यूज़ आर्टिकल है आपका हाइब्रिड गामोशा के बारे में। आप सोचोगे सर ये गामोशा क्या होता है, समोसा नाम सुना है, गामोशा क्या हो गया जी। तो देखो ये है भैया, अपने बाबू मोशाई जो थे ना अपने बंगाल की तरफ, तो जो गमछा होता है जिसको हमारे बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े बड़े हैं, कंधे पर डालते हैं, गर्दन में डालते हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में तो स्वापी कहते हैं, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं उनको डालते हैं, तो उसको बोलते हैं, उधर जाओगे आप बंगाल में, आसाम में, तो गामोशा। हाइब्रिड गामोशा का क्या मतलब है सर, ये संकर गामोशा कैसे पैदा हो गया। अब उसको हम बताते हैं संकर गामोशा कैसे पैदा हो गया, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर हाइब्रिड नहीं होता तो पढ़ाते ही कहाँ। तो दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों चर्चा में इसलिए कि हाल ही में असम के बंगालियों को, असम में कुछ बंगाली रहते हैं, उनको साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित करने वाली एक नवगठित साहित्यिक संस्था है जिसका नाम है बंगाल साहित्य सभा असम। बंगाल साहित्य सभा असम। ये बंगला साहित्य सभा जो असम है उसने क्या किया कि भाई असम के रहने वाले लोग और हैं बंगाली, तो इन्होंने असामिया गामोशा और बंगाली गमछा, इन दोनों को मिला के एक तीसरी तरह की शॉल बनाई, उसका नाम रख दिया हाइब्रिड गामोशा, और इसको मेहमानों को उड़ा के सम्मानित करने लग गए। लो भैया तुम खुश रहो, तुम सम्मानित। तो अब उसका पता लग गया भैया असमियों को, असमियों ने इसका जो है घोर विरोध किया, पुरजोर विरोध किया असमियों ने इसका कि आपने हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत कैसे करी हैं बंगला बाबू, आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे लिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बंगाली गमछा और असमिया गामोचा। तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, यही अपने एग्जाम में पूछे जाएंगे, यूपीएससी आरपीएससी किसी के में पूछेगा तो इसी पे ही पूछे जाएंगे। ठीक है। अभी क्या यूपीएससी का थोड़ा एग्ज़ाम पास आने वाला है, तो ओरिएंटेशन यूपीएससी पे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो या तो साथ में ही या आज नहीं तो कल आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी पर जाएंगे जरूर। ठीक है। तो दोस्तों असमिया गामोशा के बारे में देख लेते हैं। रूमाल के जैसा आयताकार कपड़े का टुकड़ा, वही जो स्वापी वगैरह बोलते हैं अपन, गमछा वगैरह बोलते हैं, कंधे पे डाल के जो बुजुर्ग हमारे घूमते हैं, हमारे सफ़ेद रंग के घूमते हैं। इसमें क्या है कि लाल और सफ़ेद, मतलब सफ़ेद रंग का पूरा गमछा होगा, उस पर लाल ऐसे सफ़ेद होगा, उस पर ऐसे ऐसे लाल रंग के ऐसे ऐसे बॉर्डर बनने होंगे, ये इस तरह के बॉर्डर बनने होंगे। उन बॉर्डरों पर कुछ क्या है, ये कलाकारी हो रही होगी, ये इस तरह से। तो ये तो हो गया आपका लाल सफ़ेद रंग का मुलायम तौलिया होता है जिसको गामोशा कहते हैं। लेकिन इसको क्या है, जीआई टैग मिला हुआ है, तो इस संस्था को इसको हाइब्रिड करने का तो वैसे ही कोई अधिकार नहीं मिलता है, कानूनन रूप से ही गलत हो गए, क्योंकि जीआई टैग के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जिन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है उनकी आप जो मूल भावना है, जो ओरिजिनलिटी है, उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं बंगाली गमछा के बारे में। तो बंगाली गमछा क्या है, लाल व सफ़ेद रंग का होता है, सूती कपड़े का होता है, हाथ से बुना हुआ होता है। ये भी तो लाल और सफ़ेद का था सर, नहीं भैया, ये सिर्फ बॉर्डर पे लाल था, पूरा सफ़ेद था, और बॉर्डर पे क्या हो रहा था, इसके कलाकारी हो रही थी, कढ़ाई बुनाई हस्तकला। लेकिन ये वाला है उसमें ऐसे 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 वो बने रहते हैं, ये इस तरह से। तो दोनों इस तरह से अलग अलग हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के कुछ नया ही बना दिया था, इसको हाइब्रिड गामूसा कहा गया था। इसके कारण क्या हो गया था, विवाद हो गया था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो लास्ट एडिटोरियल है वो है आपका इंटरपोल को लेकर। किसको लेकर, इंटरपोल को लेकर, इंटरनेशनल पुलिस को लेकर। राजस्थान पुलिस को लेकर नहीं है, इंटरनेशनल पुलिस को लेकर है। तो दोस्तों क्यों चर्चा कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे मेहुल चौकसी जी हैं, मेहुल चौकसी, अब जी क्या बोलें इसको, मेहुल चौकसी चोर है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है इंटरपोल ने। पैसा लो और भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे बाप का पैसा है। तो इंटरपोल जो है, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, इंटरपोल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह एक कैसी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या करती है, सदस्य देशों की जो पुलिस होती है उनके बीच में सहयोग करती है और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है। तो हमारे साथ भैया सहयोग क्यों नहीं कर रही भाई। अब तक तो मेहुल चौकसी वोक्सी हैं, और जो कौन सा है, पहले विजय माल्या आरसीबी का वो बना घूमता था, कैटरीना कैफ को लेकर घूमता रहता था साथ में। तो वो क्या है, तो उनको क्यों नहीं पकड़ रही है अब तक, हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रही है इंटरपोल। तो भैया ऐसे ही है, भारत का भी उतना प्रभाव नहीं है, भले ही है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। भारत विश्वगुरु होगा, सबसे आगे होंगे हम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लियोन, फ्रांस में। कहाँ है, लियोन, फ्रांस में, इसको याद कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आने वाली है इंटरपोल के बारे में वो है, अब ये 7 तरह के नोटिस जारी करता है, 7 तरह के। पहला है रेड कॉर्नर नोटिस, रेड नोटिस जिसको बोलते हैं, रेड नोटिस जो जारी किया गया है मेहुल चौकसी के खिलाफ। तो रेड नोटिस जो होता है वो क्या है, ये संदिग्धों को ट्रैक करता है और उनको गिरफ्तार करता है। भाई संदिग्ध का मतलब ये, एक जगह तो लग रहा है भैया ये बहुत शरीफ है, दूसरी जगह लग रहा है ये बहुत क्रिमिनल है, तीसरी जगह लग रहा है ये अच्छा आदमी नहीं है, चौथी जगह लग रहा है ये बहुत बेहतरीन आदमी, समाज सेवी है। तो इस तरह के लोगों को क्या करता है, ट्रैक करता है। भाई इनका पीछा करो, इनको ट्रैक करो, इनको गिरफ्तार करो, ठीक है। येलो नोटिस आ जाता है। अब ये लापता नाबालिगों को खोजता है, उनकी पहचान करने हेतु नोटिस जारी किया जाता है। यदि कोई नाबालिग यहाँ से अपना भारत से कोई पकड़ के ले गया, वो पहुँच गया नामीबिया, नाइजीरिया वगैरह में, तो अब इंटरपोल काम करेगी वहाँ पर। कोई नाबालिग जो होते हैं उनको खोजती है, कौन सी जगह पर लेके गए इनको पकड़ करके, फिर उसकी पहचान करता है। इसके तरह की चीज़ों के लिए जो नोटिस जारी किया जाता है उसको बोलते हैं येलो नोटिस। अब अगला है ब्लैक नोटिस। अज्ञात शवों की जानकारी हेतु कोई शव राइन नदी के माध्यम से एक देश से, जर्मनी से बहता हुआ फ्रांस पहुंच गया, ठीक है। जब पहुंच गया तो अब कहाँ का है, तो इसकी पहचान करने के लिए जो नोटिस जारी किया जाता है वो हो जाता है ब्लैक नोटिस। अगला आता है आपका ग्रीन नोटिस। जो ग्रीन नोटिस है वो आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में चेतावनी जारी करता है। मतलब ये है, हमने सोचा यार चलो बैंक लूटेंगे, जब इस तरह की गतिविधि के बारे में हमने सोचा तो क्या हुआ, तो ग्रीन नोटिस जारी कर देगा, भैया अभी आप ग्रीन हो, खतरे से बाहर हो, लेकिन दोबारा सोचा तो इसको इंटरपोल उठाई क्या कर देगी, अंदर कर देगी, ठीक है। अब आता है ऑरेंज नोटिस। किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरा मानकर चेतावनी दी जाती है। कोई घटना हो जाए, ठीक है, जैसा रामनवमी पे हो गई, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, उस तरह की जो सार्वजनिक घटनाओं के लिए जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, कुछ घटनाएं जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, उनके खिलाफ जो नोटिस जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा, वो किया जाता है आपका ऑरेंज नोटिस, ठीक। वैसे इस तरह के जो शब्द मैं बार बार यूज कर रहा हूँ घटनाओं के और नोटिसों के, तो यूट्यूब जो रीच है वीडियो की उसको कम कर देगा भाई बहन, तो ज़्यादा मत बुलवाओ मेरे से। बस आप ये देख लो, पर्पल जो है वो अपराधियों का उपयोग, जो अपराधी जो उपयोग करते हैं स्थानों का, उनके लिए जारी किया जाता है कि स्थानों की खोज करो। और ब्लू वाला नोटिस है वो है अपराध और अपराधी के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, नई ऊर्जा के साथ में, नए टॉपिकों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।